नमस्कार साथियों, मैं ओम निवास चाहर स्वागत करता हूं आपका आपके ही ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ओम कैरियर एकेडमी में। साथियों, आशा करता हूं आप कुशल मंगल होंगे, बहुत अच्छे होंगे। साथियों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी पाषाण काल के जो विभाजन है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में। साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं पुरापाषाण काल के जो काल विभाजन है, जो 3 काल विभाजन है पुरापाषाण काल के, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे तो परीक्षा ओरिएंटेड जो छोटे स्तर की परीक्षाएं उनके लिए नहीं है, लेकिन स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी है, यहां से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो साथियों, हम बात करेंगे आज पुरापाषाण काल के कालखंडों में। जो पुरापाषाण काल है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पुरापाषाण काल के 3 भाग हैं, पूर्व या निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा भाग है मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा भाग है उच्च पुरापाषाण काल। साथियों, इनको विभाजित करने का जो मुख्य आधार है वो जलवायु और इस समय के मानव के द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं, अर्थात उपयोग क्या की गई वस्तुएं, इसके औजार, क्योंकि ये आखेटक मानव था, शिकारी मानव था, जंगलों में रहता था, खाद्य संग्राहक था। मैंने जितने भी शब्द बोले उनके ऊपर एक एक बार फिर से मैं बात करूंगा। आखेटक का मतलब शिकारी होता है। खाद्य संग्राहक क्यों था? क्योंकि यह मानव बड़े जानवरों का शिकार करता था और उसको सुरक्षित रखता था। 8-8 दिन तक उस मांस को खाता रहता था। इस समय जो है मानव कृषि नहीं करता था, पशुपालन नहीं करता था। इस समय ये पेबुल पत्थर के जो उपकरण है, पेबुल, उनका उपकरण का जो है प्रयोग करता था। ठीक है साथियों, तो ये बात हो गई। इस समय जो पेबुल हैं, इस समय के पेबुलों में प्रमुख हैं हैंडेक्स और चापर, चॉपिंग। साथियों, इनको जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी एक एक से बात करते हैं। हम बात करते हैं पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल, जो पुरापाषाण काल है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसके 3 जो भाग हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा था जो है उच्च पुरापाषाण काल। एक एक से बात करते हैं। इस समय का जो 3 भागों में विभाजित किया गया, तो इसको विभाजित करने का जो आधार था वो मुख्य आधार मैंने बताया कि उस समय की जलवायु और उसके द्वारा उपयोग किए गए पत्थर के औजार। तो अब बात करें जलवायु कैसी थी? साथियों, हमें पता है इस समय हिमयुग चल रहा था, जिसे हम शीत युग के नाम से भी जान सकते हैं। मतलब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। ठीक है। इस समय पत्थरों की बात करें तो पत्थर ये पेबुल उठाता था। पेबुलों में दक्षिण की तरफ पाए गए जो हथियार हैं वो हैंडेक्स प्रमुख है, और अपने उत्तरी भारत में जो पाए गए उनमें चापर और चॉपिंग प्रमुख है। इन्हीं के आधार पर पुरापाषाण काल का जो निम्न पाषाण काल है उसको 2 भागों, उसकी संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया। एक तो दक्षिण भारत की संस्कृति और एक उत्तर भारत की संस्कृति। तो 2 जो संस्कृति हैं उनको इनके द्वारा उपयोग, इस समय के जो मानव के द्वारा उपयोग की गई जो पत्थर के हथियार हैं उनके आधार पर इसको 2 भागों में बांट दिया। अगर इसकी बात करूं तो इसके 2 भाग हैं। दक्षिण भारत की संस्कृति या दक्षिण भारत का जो
मानव एक उत्तर भारत। तो दक्षिण भारत में पाए गए औजार जो थे, इनमें प्रमुख है हैंड एक्स। इसमें प्रमुख है हैंड एक्स। साथियों, हैंड एक्स के बारे में बताऊं, 1863 में, कब? 1863 में। मैंने यहां बात पिछली वीडियो में यह बात की है मैंने। 1863 में एक विद्वान थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। इन्होंने पल्लवरम नाम की जगह पर, कहां? पल्लवरम नाम की जगह, ये पड़ती है आपकी चेन्नई में, से हैंड एक्स प्राप्त किया। क्या किया इन्होंने? क्या प्राप्त किया? हैंड एक्स प्राप्त किया सर्वप्रथम। तो इसको हैंड एक्स संस्कृति भी कह देते हैं। इन्हीं के एक जो है एक साथी या दोस्त कह लें, उन्होंने 1864 में 1864-65 में अतिरपक्कम, कहां से? अतिरपक्कम और कोर्तलेयार से हैंड एक्स प्राप्त किए। क्या प्राप्त किए इन्होंने? हैंड एक्स प्राप्त किए इन दोनों ने। तो इसीलिए यहां हैंड एक्स की अधिकता पाई गई। इसीलिए इस संस्कृति को हम हैंड एक्स संस्कृति या दक्षिण भारत की संस्कृति के नाम से जानते हैं। अब बात करें साथियों उत्तर भारत की। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में हमें चापर और चॉपिंग नाम के हथियार अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। और ये मिलते हैं हमें सोहन घाटी से। कहां से? सोहन नदी घाटी से। अब सोहन नदी घाटी की बात करें तो ये जो है पाकिस्तान में है इस समय। कहां? पाकिस्तान इस समय। चापर और चॉपिंग की बात करें, चापर एक धार वाला, मतलब ये एक और संस्कृति थी। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग पेज में समझा देता हूं। जैसे मानो, मतलब मनुष्य नदियों के किनारे रहता था इस समय मनुष्य रहता था नदियों के किनारे। तो नदियों में जो क्वार्टजाइट पत्थर थे, वो पत्थर बह के आ रहे हैं, तो वो पत्थर रगड़ रगड़ के, आपने देखा होगा आपके यहाँ अम्मा ने महादेव बाबा के जो शिवलिंग हैं उनको रखा होगा, वो और सालेग्राम हैं उनको रखा होगा। तो ऐसे जैसे एक पत्थर ये नदी में आया, और ये आएगा कैसे? रगड़ खा कर ये पत्थर लगभग गोल टाइप में हो जाएगा। तो इस समय का जो मानव था, मैं निम्न पुरापाषाण काल की बात कर रहा हूं। जो निम्न पुरापाषाण काल है, निम्न पुरापाषाण काल में जो मानव है वो किस प्रकार के हथियार प्रयोग में लाता था? तो वो और हथियार प्रयोग में लाता था। जैसे इसमें से काट के ये निकाल लिया गया, इसमें से इसको प्रयोग में लाएगा तो इसकी कोर है, ये कोर हथियार में प्रयोग लाता था। अब इसमें से जो ये भाग बचा, ये वाला भाग बचा, ये भाग जो बचा, ये जो भाग बचे हैं, इन भागों से चापर और चॉपिंग जैसे हथियार हैं उनका निर्माण हुआ। ठीक है साथियों, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो अर्थात इस समय जो है मानव हैंड एक्स, चापर, चॉपिंग, स्क्रैपर और ब्यूटेन जैसे हथियारों का प्रयोग करता था। तो यहां तक बात मेरे हिसाब से आपकी समझ में आई होगी। इन हथियारों को एक शब्द और दिया गया है, उनको कहते थे पेबुल। क्या कहते थे? पेबुल। इन हथियारों का जो प्रमुख नाम है, इनका नाम है पेबुल। इनको कहते थे पेबुल, ऐसा नाम याद रखना, पेबुल। अच्छा साथियों, अब उत्तर भारत में चल रहे थे। उत्तर भारत में जो कालखंड विभाजन करने वाला, अर्थात उत्तर भारत में जो है इस संस्कृति के बारे में जानकारी देने वाला जो व्यक्ति था, उनका नाम था D.N. वाडिया।
इनके बारे में जानकारी देने वाला था D.N. बाड़िया, का नाम था D.N. बाड़िया। इन्होंने 1928 में इन हथियारों की खोज की। ठीक है साथियों, अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम इस मानव के जो बारे में बात कर रहे हैं, ये मानव भारत में कश्मीर से, केरल से, गंगा यमुना के दोआब में, गंगा यमुना के किनारे की बात करें, क्योंकि ये नदियों के किनारे रहा था, तो जहां से नहीं मिला है मैं उनकी बात कर रहा हूं। कश्मीर में, केरल में, गंगा यमुना नदी के किनारे, सिंधु नदी के कछारी घाट में, यहां से इस मानव का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। जबकि भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन जो मानव का कंकाल मिला है वो हथनौरा से मिला है, जो सीहोर में पड़ता है, नर्मदा नदी घाटी के किनारे। होमो इरेक्टस नाम का जो मानव था, उसका जो कंकाल है ये माना जाता है, कपाल है वो माना जाता है एक ये, और जो कपाल है वो युवती का है, वो 30 वर्ष की युवती बताई जाती है। तो मेरे हिसाब से आपका ये पोर्शन अभी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं 2 बातें रह जाती हैं, उनको मैं लिख देता हूं, मुख्य बिंदु में लिख देते हैं उसको। मतलब भारत में कहां से नहीं मिला मानव? भारत में कश्मीर से नहीं मिला, कश्मीर में मानव के कोई साक्ष्य नहीं मिले, केरल में नहीं मिले, ठीक है, कश्मीर में नहीं मिले, केरल में नहीं मिले, गंगा यमुना के किनारे नहीं मिले, सिंध के कछारी मैदान में नहीं मिले, सिंधु नदी के कछारी भाग में नहीं मिले, कछारी भाग में मानव के साक्ष्य नहीं मिलते। मेरा मानना है आपको ये पॉइंट यहां तक क्लियर हुए होंगे। अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है उसको करते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि मानव के जो साक्ष्य हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में मानव के प्रथम साक्ष्य की बात करें, जो मानव के प्रथम साक्ष्य हैं वो नर्मदा नदी घाटी, कहां से? नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी में कहा? सीहोर। सीहोर की कौन सी जगह? हथनौरा। नर्मदा नदी घाटी की हथनौरा। कौन सी जगह? हथनौरा। हथनौरा, हथनौरा कहां पड़ती है? सीहोर में। सीहोर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो यहां से प्राप्त हुए। ये जो मानव है, इसकी जो कंकाल, जो कपाल पाया, क्या पाया? खोपड़ी। अगर बात करें तो क्या पाया? खोपड़ी। सर्वप्रथम मानव की जो खोपड़ी पाई, और ये किसकी है? महिला की। महिला कितनी उम्र की थी? 30 वर्ष की। जो पाई गई है, मैं उसके साक्ष्य बता रहा हूं। अच्छा, ये है कौन सा मानव है? इसको हम कहते हैं होमो इरेक्टस। मानव को हम कहते हैं होमो इरेक्टस मानव। ये उस मानव की खोपड़ी पाई गई है। तो इस समय के मानव के बारे में हमने जाना। तो हमारा है निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल के बारे में हमने जाना कि इसको पेबुल के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक जगह हमें हैंडेक्स की अधिकता पाई गई है, हैंडेक्स की अधिकता हमें पाई गई है दक्षिण भारत से, और
एक तरफ हमें चापर और चॉपिंग जैसे हथियारों की अधिकता पाई गई है, वो पाई है हमें उत्तर भारत से। तो इस आधार पर, पेबुल के आधार पर इस संस्कृति को दो भागों में बांट दिया गया है, एक उत्तर भारत की संस्कृति, एक दक्षिण भारत की संस्कृति। दक्षिण भारत में हैंड एक्स की अधिकता, उत्तर भारत में चापर और चॉपिंग की अधिकता। ठीक है। इस समय का मानव कृषि नहीं करता था, इस समय का मानव पशुपालन नहीं करता था, खाद्य संग्राहक था, बड़े पशुओं का शिकार करता था और यक्रोड जैसे हथियारों का प्रयोग करता था। ठीक है। इसके हथियारों में सबसे प्राचीनतम हथियार मैं जो बता रहा था, हैंड एक्स। हैंड एक्स सबसे प्राचीनतम हथियार है। इसकी बात करें हम, अभी लिख देंगे कहीं, तो हैंड एक्स सबसे प्राचीनतम हथियार है। ये हैंड एक्स चापर चॉपिंग के अलावा स्क्रैपर, पॉइंट, जो स्क्रैपर होता है वो छीलने के काम आता था। हाँ, ब्यूटिन वगैरह हथियार का प्रयोग करता था। ये कश्मीर से, केरल से और गंगा नदी, यमुना नदी और सिंधु नदी के कछारी भाग से मानव का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। हमने जाना कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम मानव के जो साक्ष्य मिले हैं हमें, वो नर्मदा नदी घाटी के जो सीहोर से मिले हैं। हथनोरा नाम की जगह है, हमने वहां से प्राप्त किए। जो 30 वर्ष की महिला का हमें कपाल मिला है वहां से। ठीक है। अब इसमें एक बात और बचती है जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनका जो हिमाचल प्रदेश में एक चौतरा नाम की जगह है, हिमाचल प्रदेश में एक चौतरा नाम की जगह है, इसको हम जानकर चलें तो हिमाचल प्रदेश में एक चौतरा नाम की जगह है। हम्म, हाथ थोड़े से कम चल पाते हैं भाई, चलो यहीं से लिखते हैं हम। इन उत्तर भारत और दक्षिण भारत की मैं बात कर रहा था, इनकी दोनों की, इन दोनों संस्कृतियों के जो साक्ष्य हैं हमें चौतरा नाम की जगह से मिलते हैं। कहां से? चौतरा। और चौतरा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में दोनों ही प्रकार की, यानी उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की संस्कृति का जो है एक मिलन स्थल है चौतरा, यह हमें मिलता है हिमाचल प्रदेश में। हमारा जो है एक कालखंड निम्न पुरापाषाण काल अर्थात पूर्व पुरापाषाण काल समाप्त होता है। अगर इसके कालखंड की कहीं बात आती है तो 2.5 लाख से 50,000 तक हम इसके बारे में बताकर चलेंगे। अब साथियों मैं बात करता हूं अब हेडिंग डालते हैं हम एक नया, यानी मध्य पुरा पाषाण काल। जो मध्य पुरा पाषाण काल है, इसके कालखंड की अगर बात आती है कभी, तो वैसे तो पूछा नहीं जाता, लेकिन 50,000 ईसा पूर्व से आप इसको 40,000 ईसा पूर्व बता सकते हैं। ठीक है। इस समय की जो विशेषता है, इस समय फलक संस्कृति कही जाती है। इस समय भी शीतकाल था, मतलब शीत युग था, इस समय भी शीत युग था। इस समय की जो संस्कृति है इसको फलक संस्कृति कहा जाता है। जैसे मैंने बताया था कि एक हथियार और इसमें से ऐसे काट लिया तो इसके ये जो भाग हैं इनका उपयोग करने लग जाए तो वो फलक संस्कृति की बात होती है। तो इस समय का जो मानव है वो फलक संस्कृति का मानव था, अर्थात इस समय चापर, चॉपिंग और हैंडेक्स के साथ साथ ये एंगट, चर्ट, जैस्पर जैसे हथियारों का प्रयोग करता था। एचडी जो सांकलिया थे, उन्होंने जो इस मानव का उद्गम स्थल है या निवास स्थल है वो नेवासा महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे है, वह बताया है। बात कर लेते हैं।
इसके बारे में ज्यादा साक्ष्य है नहीं। एच.डी. सांकलिया के अनुसार, किसके अनुसार? एच.डी. सांकलिया के अनुसार, एक इतिहासकार थे एच.डी. सांकलिया। इन्होंने इसका जो प्रारूप स्थल है या उद्गम स्थल है वो नेवासा बताया। कौन सा बताया? नेवासा बताया। नेवासा, और नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में। किसके किनारे है? प्रवासा नदी के किनारे। कौन सी? प्रवासा नदी के किनारे। यह मानव जो है, मैंने बताया जैस्पर, चर्ट, एंगट नाम के हथियार उसके साथ उपयोग करता था, जैसे हैंड एक्स, चापर, चॉपिंग, स्क्रैपर। इनके साथ साथ यह जैस्पर, चर्ट और एंगट जैसे हथियारों का प्रयोग करता था। इन जैस्पर, इनकी बात करूं तो यह चर्ट, जैस्पर, एंगट जैसे हथियारों का प्रयोग करता था। यह अगर बात की जाए तो आपने देखा हो तो यह मजबूत पत्थर होता था। कैसा? मजबूत। और वो पत्थर उस समय का क्वार्टजाइट पत्थर होता था, जो थोड़ा सा बलुआ पत्थर है, वो कम जो है मजबूत होता था, लेकिन यह पत्थर मजबूत पत्थर है उससे, तो इसका यह प्रयोग करने लग गया है और ये उससे थोड़ा सा हल्का भी है। मैं इनको आपको एक बार दिखाकर भी चलूंगा। अभी थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो अभी इसके बाद जो है हमारा अंतिम पॉइंट बचता है, वो है अंतिम पॉइंट की बात करें हम तो वो है उच्च पुरापाषाण। उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल की बात करूं तो साथियों यह भी समय शीत युग में आता है। यह भी समय शीत युग का है। शीत युग को हम हिम युग भी कह सकते हैं। इसको हम हिम युग भी कह सकते हैं। इस समय का कालखंड अगर विभाजन किया जाए तो 40,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व से इसको 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मैंने आपको बताई तिथि आपको नहीं पूछी जाएगी, गारंटेड है। तिथि आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछी जाएगी। इसको ब्लेड संस्कृति में रखा गया है। इसको किस में रखा गया है? ब्लेड संस्कृति। मतलब अब यह हथियारों का जो प्रयोग करता था वो बिल्कुल नुकीले थे। हाँ, ऐसे नुकीले नहीं, हल्के हो गए हो। ये पुरापाषाण काल का ही जो है भाग है, तो इसीलिए इनको हल्के नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह हथियार जो है अब धारदार थे। तो इनमें ब्यूटिन, पॉइंट, स्क्रैपर आदि पत्थर के जो हथियार हैं उनको यह प्रयोग करता था। इसको ब्यूटिन या फ्लिंट संस्कृति के नाम से जाना जाता है। हाँ, इनको ब्यूटिन, पॉइंट, स्क्रैपर आदि जो पत्थर के हथियार हैं इनका प्रयोग करता था। इस काल की जो प्रमुख बातें हैं उनकी बात करते हैं। इस काल की जो प्रमुख बातें हैं उन पर आइए। तो इस समय मानव क्या सीख सकता था? चित्रकारी सीख गया था। यह चित्रकारी करने लग गया था और चित्रकारी के साक्ष्य हैं वह भीमबेटका से मिलते। चित्रकारी के साक्ष्य जो है भीमबेटका से मिलते। इस समय का मानव गुफाओं में रहकर मानव के बारे में चित्र बनाया करता था। तो इस समय का जो मानव है उसके अंदर चित्रकारी और नक्काशी जैसी चीजें विकसित हो गई थी। नक्काशी की बात करूं तो एक मातृ देवी की मूर्ति मिलेगी, उसकी बात मैं थोड़े से रुक के करता हूं। जो बेलन नदी घाटी लोहदा नाला से प्राप्त हुई है, मैं उसकी बात अभी रुक के करूंगा। लेकिन अभी मैं बात कर रहा था इसकी चित्रकारी की। चित्रकारी के जो साक्ष्य हैं हमें भीमबेटका से मिले हैं। भीमबेटका की जो खोज है विष्णुधर ने की थी, तो ये 1958 में की थी। तो भीमबेटका शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, भीमबेटका जो है शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें हरा और लाल रंग प्रमुख है, नीले रंग के भी साक्ष्य पाए गए हैं। हाँ, तो
भीमबेटका जो है ये प्राप्त हुई है कहाँ? भीमबेटका है कहाँ? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये प्रसिद्ध क्यों है? यह प्रसिद्ध है अपने शैलाश्रयों के लिए, शैलाश्रय एवं शैल चित्रों के लिए, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां से लगभग शैल चित्रों की संख्या वो 700 के समथिंग मिली है। 700 में से जो 400 450 से अधिक 475 के समथिंग चित्र हैं वो पाए गए हैं। 475 कितने? 475। और यहां की बात करूं तो ये इसकी खोज कब हुई है? 1958 में। किसने की? विष्णुधर ने। किसने? विष्णुधर ने। जी हाँ, तो ये ऐसे जो है मानव समूह में रहकर चित्रकारी करता था। यहां से हाँ, समूह में रहने की जानकारी भी यहां से मिलती है। जी अब भीमबेटका से जो चित्र मिले हैं वो शैलाश्रय और शैल चित्र की जो संख्या हमें प्राप्त हुई है। भीमबेटका के बारे में बात पूरी हुई। इनकी इस समय की जो मानव के द्वारा एक मातृ देवी की प्रतिमा बनाई गई जो नौहदा नाला से प्राप्त हुई। एक पॉइंट है, इस समय मतलब उच्च पुरापाषाण काल का जो मानव है, यहां से एक मातृ देवी की मूर्ति मिली। मातृ देवी की मूर्ति किसकी? हड्डियों से निर्मित है। ये इसकी खासियत है कि ये हड्डियों से निर्मित है। हड्डियों से निर्मित, हड्डियों से निर्मित एक मातृ देवी की मूर्ति मिली। कहां से मिली? लोहदा नाला से। लोहदा नाला कहाँ है? लोहदा नाला है बेलन नदी के किनारे। जो है लोहदा नाला से प्राप्त हुई। लोहदा नाला बेलन नदी इलाहाबाद। हाँ इलाहाबाद। कहाँ? इलाहाबाद। बेलन नदी इलाहाबाद से मिली जो कौशाम्बी के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? कौशाम्बी के। यह जो है यह जो मातृ देवी की मूर्ति है यह कौशाम्बी में, कौशाम्बी कहाँ? उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी के मानव संग्रहालय में सुरक्षित है। संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है साहब, यहां तक की बातें मेरे हिसाब से क्लियर होंगी। मैंने बता ही दिया भीमबेटका में हरे और लाल रंग का प्रयोग करता था। अच्छा नहीं बताया तो मैं यहां लिख देता। हरा और लाल रंग प्रमुख था। कहीं कहीं इसका जो है नीला रंग भी मिलता है। अच्छा, इस समय मनुष्य ने आग की खोज कर ली थी। अब आता है प्रश्न, आग की खोज कब की? आप हम पढ़ लेते हैं उसको पुरापाषाण काल में की। अगर कोई पूछ लेता है पुरापाषाण काल में कब की प्रमुख रूप से, तो उत्तरपाषाण काल में। इस समय क्या हुआ? आग की खोज हो गई। आग की खोज प्रारंभ में मानव ने आग की खोज तो कर ली इस समय, लेकिन आग का प्रयोग अभी अच्छे से नहीं सीखा। आग का प्रयोग कब सीखेगा? वो मध्य पाषाण काल में सीखता है। कब सीखता है? मध्य पाषाण काल में सही से सीखता है। आग का प्रयोग करने लगता है, मांस को पका कर खाता है, ये सारी चीजें आगे जाके करता है। यहाँ तो आग की खोज करता है। ना ही इस समय का मानव अभी जो है आप कह सकते हैं होमोसेपियंस भी नहीं बना। अच्छा, इसके बारे में एक और जो है हम बात करें, शुतुरमुर्ग के अंडा। इस समय यह जो है, मैं नक्काशी की बात कर रहा था, तो नक्काशी के बारे में हमारे जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। अच्छा, इसकी जो चित्रकारी है उसमें एक शुतुरमुर्ग के अंडे हैं, जो शुतुरमुर्ग के अंडे हैं उसके छिलके के ऊपर इसने चित्रकारी की है। हाँ, उसके जो साक्ष्य हैं वो बांदा से मिलते हैं। इस पर कहां से मिलते हैं? बांदा से क्या मिलता है? बांदा, बांदा उत्तर प्रदेश में। बांदा से क्या मिलता है? शुतुरमुर्ग के अंडे।
शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं बांदा से। बांदा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और दूसरे अगर बात करें शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके उत्तर प्रदेश में, और चित्रकारी के साक्ष्य जो हैं वो एक जगह से और मिलते हैं, वो हैं चित्रकारी के जो साक्ष्य हैं वो एक जगह और मिलते हैं, वो है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में पाटने नाम की जगह है, पाटने, महाराष्ट्र के पाटने से मिलते हैं। तो साथियों मेरा मानना है कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। और यह जो मैंने पुरापाषाण काल के भाग, पूर्व पुरापाषाण काल अर्थात निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल मैंने पढ़ाया। यह आपको पॉइंट टू पॉइंट मैंने पढ़ाया है और यह बिल्कुल आपकी समझ में आया होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है साथियों, जय हिंद, नमस्कार।